हेलो स्टूडेंट, मैं गंगेश कुमार झा फ्रॉम द टीम ऑफ आइडियल पाथ की टीम की तरफ से मैं आज आप लोगों को क्लास 11th के जो मैथमेटिक्स के बारे में ये जानेंगे। क्लास 11th के मैथमेटिक्स में मेनली कितने चैप्टर है और ऐसे वो कौन कौन से चैप्टर है जो कि क्लास 10th में अगर हम अच्छे से पढ़े हैं तो उसका फायदा हमको क्लास 11th में भी मिलेगा। और ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स से क्लास 11th के मैथमेटिक्स कितना अलग है इस पे भी चर्चा करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि क्लास अगर मोस्टली मेनली देखा जाए क्लास 10th के मैथमेटिक्स से क्लास 11th अगर हम ये कहें कि बिल्कुल अलग है तो कोई गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं क्लास 10th में जहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन 0 आता है तो हम लोग कहते हैं सर इसका रूट क्या है, इसका रूट हमारा इमेजिनरी। अब वहां पे हम लोग लिख देते हैं कि फाइंड आउट इमेजिनरी रूट फाइंड आउट नहीं करते बल्कि हम लोग क्या लिख देते हैं कि इसका रूट इमेजिनरी आएगा। लेकिन क्लास 11th में क्या है कि क्लास 11th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्लास 11th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको वो मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन वो मिलेंगे जिसका रूट हमारा इमेजिनरी आएगा और वो इमेजिनरी रूट हमको फाइंड आउट करना होगा। तो हम कहेंगे क्लास 10th और क्लास 11th में तो अलग बिल्कुल अलग है। और ये भी देखा गया कि आप क्लास 10th में जितना भी मेहनत करते हैं, अगर मानिए कि अगर आप क्लास 10th में अगर आप 100% मेहनत करते हैं तो वो अगर उतना ही मेहनत अगर आप 11th में कीजिएगा तो वो केवल 40% की होगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि क्लास 10th में मैथमेटिक्स को जनरलाइज कर दिया गया है। इजी, अगर हम इजी न कहें लेकिन ये कहें कि जनरलाइज कर दिया गया है। लेकिन क्लास 10th में ऐसा नहीं है। क्लास 10th में आपको सॉरी क्लास 11th में ऐसा नहीं है। क्लास 11th में कुछ अच्छे से चैप्टर को ऐड किया गया है जो कि क्लास 10 से बिल्कुल अलग है। अलग कहने का मतलब अगर हम एक एक चैप्टर पे चलते हैं, अगर हम देखते हैं कि क्लास 11th में टोटल 15 या 16 चैप्टर होंगे। अब कौन कौन से चैप्टर है जो कि हम क्लास 10th में पढ़े हैं तो वो हमको यहाँ पे काम देगा। अगर हम बोले सीक्वेंस एंड सीरीज 11th में अगर आप क्लास 10th में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज में आपका जीना आएगा, एपी आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा। लेकिन अगर आप क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे तो क्लास 11th में भी आपको काम आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लास 10th का क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन और आप 11th का एपी का क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो एक तो सीक्वेंस एंड सीरीज में काम आएंगे। दूसरा जो चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स, अगर आप क्लास 10th में आप अच्छे से मेन मीडियन मोड निकालना पड़े तो वो आपको काम आएगा, वो फायदा आपको क्लास 11th में भी आएगा। प्रोबेबिलिटी वो भी आपको क्लास 10th में आप अगर अच्छे से पढ़े तो क्लास 11th में भी काम आएंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए 3 या 4 चैप्टर के ऐसा है जो कि अगर आप क्लास 10th में आप अच्छे से पढ़े होंगे तो उसका फायदा आपको 11th में मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि हमारा क्लास 11th में अगर हम बात करें पहला चैप्टर वो है हमारा सेट। सेट में हम लोग पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोले, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोले, इनके बारे में पढ़ते हैं। या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आप बोल सकते हैं। कलेक्शन में कोई चीज का जो कलेक्शन होता है ना उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उन पे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, उनके ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे इसमें। फिर जो इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर में आते हैं वो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन में अगर हम देखें तो रिलेशन में तो हम दो सेट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट। फंक्शन इंटरेस्टिंग है लेकिन अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि इसको ध्यान से पढ़ने वाला चैप्टर है। फंक्शन में अगर फंक्शन के कहने के अगर फंक्शन को हम बताएं इस तरीके से कि रियल मैथमेटिक्स, अगर हमको जो रियल मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है ना वो फंक्शन से ही शुरू होती है। रियल मैथमेटिक्स अगर आप अपने किसी सीनियर से कभी सुने होंगे कि वो रियल मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस कर रहा है, तो रियल एनालिसिस कभी अगर आप ग्रेजुएशन में भी होंगे, ग्रेजुएशन में कोई कर रहे होंगे उन वैसे आप सीनियर से सुने होंगे कि वो मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस करना होगा। तो ये जो फंक्शन चैप्टर है ना जिसको हम कहते हैं यहाँ से रियल मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, डोमेन फाइंड आउट करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। उसके बाद में हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री।
और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ये तो इससे तो मुलाकात आपको क्लास 10th में भी हुआ होगा। ट्रिग्नोमेट्री, वहां भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़े होंगे। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग क्या पढ़े थे, केवल एक्यूट एंगल के लिए, 390 के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल के लिए पढ़ेंगे, एलाइड एंगल के लिए पढ़ेंगे। और अगर क्लास 10th में बात करें, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में केवल हम 3 पढ़े थे। एक पढ़े थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक ये पढ़े थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इन्हीं 3 आइडेंटिटीज पे मेरा पूरा जो भी था ना, वो सारे क्वेश्चन बन गए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, इन 3 आइडेंटिटीज के अलावा हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे? एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी क्या होता है, फिर साइन ए माइनस बी पढ़ेंगे, सम और डिफरेंस ऑफ द एंगल पे निकालेंगे, ये हुआ। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या है। और एक ध्यान देने वाली बात है, इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसका ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो अगर हम देखा जाए कि ये इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे एंड इट्स ग्राफ। अब इसमें साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, टेन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, फिर आपका कॉट एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फिर वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा फिर हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ द एंगल। इस बार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। फिर इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक। और भी इसमें ऐसा नहीं कि बस इतना ही। अगर हम बात करें जैसे कि साइन एंड कोसाइन, उसका कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बाद में उसको हम एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं। फिर आपका अगर हम देखा जाए कि अगर हम कहेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल, वो भी पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपल एंड सब, मतलब इसमें देखा जाए तो 4 या 5 चैप्टर है। और ये सॉरी देखिएगा, ये मानते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा है, लेंदी है, टाइम तो लगेगा। लेकिन क्या है ना कि अगर आप इसको अच्छी ढंग से पढ़ लिए ना, तो समझिए कि आपका 12 में भी एटलीस्ट 40% सिलेबस कवर होगा, 40% आपका, क्योंकि इसका 12 में बहुत ज्यादा काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। कैलकुलस जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आएगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री टाइम लेगा, लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो समझिए ना कि 40% तो आपको यूं ही हो गया। ये रहा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में हम लोग आते हैं मैथमेटिकल इंडेक्शन। ये मैथमेटिकल इंडेक्शन एक छोटा सा चैप्टर है, बड़ा तो नहीं कहेंगे, छोटा सा चैप्टर है। अब देखिएगा, हम लोग आइडेंटिटीज तो जानते हैं। आइडेंटिटीज क्या होता है, जो कि सभी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। लेकिन इसमें कहेगा कोई एक स्टेटमेंट आपको दे दिया रहेगा, आपको कहेगा कि ये केवल वैल्यू फॉर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं है, और उसको कहेगा आपको प्रूफ करने के लिए। तो जो एक मेथड है जिसके द्वारा हम उसको प्रूफ करते हैं कि ये हमारा कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं है, उस मेथड को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का है, यानी तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भी अच्छा चैप्टर है। लेकिन अगर हम जैसे कि कुछ जो कि आईटी, एक तो ठीक है, एक तो हमारा एकेडमिक लेवल है, उस हिसाब से जीई का अगर प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए कुछ चैप्टर इंपोर्टेंट है जो कि हम बताते रहेंगे आपको।
कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी इसके अलावा भी कुछ चैप्टर होंगे हम आपको बातें करेंगे। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद फॉलो करते हुए हम पहुंचते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर पढ़े थे, इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे? रियल नंबर। तो अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, हम कहां पे आके क्लास 10th में रुक गए थे? देखिए कि जब हमारा कभी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आता, अगर मानिए कि -1 आ गया तो कहेंगे कि सर स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो ये तो अब तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं हो। यहाँ से तब हम लोग कहते थे कि ये नॉट वैलिड, क्लास 10th तक हम लोग उसको नॉट वैलिड कहते थे। लेकिन अब क्लास 11th में आके हम लोग इसको पढ़ेंगे, हम लोग इसको इसको हम लोग एक इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग आयोटा के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी। तो अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में दिखाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग a प्लस बी आयोटा, जहां पे a क्या है हमारा रियल नंबर, b क्या है हमारा इमेजिनरी नंबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजा आता है इस पे पढ़ने में। जितना पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा उतना आपको अच्छा लगेगा इसको। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम तो बोले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। 10th में हम लोग क्या पढ़े? जिसका रूट हमारा रियल हो एंड डिस्टिंक्ट हो, यानी तो रियल हो और इक्वल हो। लेकिन अब हम क्लास 11th में वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालेंगे, उसमें मैक्सिमम आपका आएगा जिसमें रूट क्या है, इमेजिनरी है, और उसका भी रूट फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग इमेजिनरी नंबर को जान चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर को हम लोग जान चुके हैं, तो हम लोग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा 10th से, ठीक है, 10th में जो पढ़े हैं, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो वो तो आपको हेल्प करेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी है इसमें। उससे हम बोले थे ना 10th से ये अलग है 11th। तो 10th में हम लोग कहां तक, चाहे d ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो हमारा रूट क्या आ रहा था? रूट हमारा रियल आ रहा था एंड डिस्टिंक्ट आ रहा था, एंड d इक्वल टू 0 तो रूट रियल एंड इक्वल आ रहा था। यहाँ पे आपका हम जब d हमारा लेस देन 0, d हमारा लेस देन 0 आएगा तो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो भी हम लोग यहाँ पे रूट फाइंड आउट करेंगे। वो इमेजिनरी रूट आएगा, इमेजिनरी रूट को भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में आते हैं हम लोग लीनियर इन इक्वेशन में। देखिएगा क्लास 10th में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, लीनियर इन इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसका ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्यूशन। ये सब चैप्टर है ना, ये आपको अगर देखा जाए जीई के लिए तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ और लीनियर इक्वेशन। इसके बाद में पहले तो ये 7 चैप्टर, इस बार में हम आगे भी बातें करते हैं। लीनियर इन इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम लोग जो अगला जो में हम लोग का चैप्टर है उस पर हम लोग पहुंचते हैं, वो है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा एक लॉजिकल चैप्टर है, लॉजिकल। इसमें हम लोग क्वेश्चन जो भी होगा इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर जैसे कि कहा जाए कि आप 5 फ्रेंड हैं, किसी पार्टी में गए, 5 चेयर लगा हुआ है, तो आप कितने तरीके से बैठ सकते हैं? परम्यूटेशन का मतलब ही अगर हम बात करें ना, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब देखिएगा, हम बोले परम्यूटेशन मतलब कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। 5 चेयर है, 5 फ्रेंड गए, आप कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ये आपका क्या हो गया? अरेंजमेंट में। और सिलेक्शन का एक एग्जांपल हम आपको कहते हैं, क्या मानिए कि आपकी क्लास में 10 बॉयज है और 7 गर्ल्स है। हमको क्या करना है? 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है और 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके होंगे?
तो ऐसे इस तरीके का जो क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं वो हमारे किस में आता है, कॉम्बिनेशन में आता है। कि क्लास में 10 बॉयज है, 10 में से 3 को सेलेक्ट करना है, ऐसे कितने तरीके होंगे, तो वो एक कॉम्बिनेशन होगी, उसमें आ गया। अगर हम बोले कि 10 आपको कि in a class there are 10 boys and 7 girls. If I want to select 3 boys and 2 girls, 3 लड़के और 2 लड़की को हमको सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके होंगे वो आपको आता है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे डील करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डील करेंगे। अब उसके बाद हम लोग जो आते हैं वो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। सोचिएगा, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ते हैं। देखिएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम लोग क्लास 10th की बात करें तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, बहुत से बहुत अगर आगे बढ़ते हैं तो वो रहता है हमारा ए प्लस बी का पावर 4। इससे आगे हम लोग नहीं जाते, कैलकुलेशन नहीं करते। लेकिन ये सब किस में आता है, ये सब आपको बाइनोमियल थ्योरम ही आता है। इसमें हम लोग बाकायदा बाइनोमियल थ्योरम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के पावर 4 जो है, इन सभी का प्रूव भी करेंगे कि कैसे आया, ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो किस तरीके कैसे लिख रहे हैं। और ये सब आपका बाइनोमियल का ही पार्ट है। लेकिन क्लास 10th में हमको पास 2 ही, मुश्किल से 2 या 3 यूज होता, तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं। लेकिन अब हम लोग क्लास 11th में हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी के पावर n। वहां पे n कुछ भी हो सकता है, n हमारा n नेचुरल नंबर भी हो सकता है या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, उसके लिए भी निकालेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जो भी होगा वो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में सॉल्व करेंगे। अब जो हम आते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 10th में हमने बात किए थे, क्लास 10th में हमने पढ़े थे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पढ़ रहे, देखिएगा क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े, यहाँ पे तो बहुत काम आएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसमें अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग मेनली जो कौन कौन सा इसमें इसका कौन कौन सा क्या क्या पार्ट है, इसका ध्यान से देखिएगा। इसका पार्ट है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एसपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए एकेडमिक लेवल पे अगर बात करें तो हम लोग को तो एक एपी पढ़ना है और जीपी पढ़ना है, एसपी नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर हम लोग जीए का प्रिपरेशन करना है तो हमको क्या है, एचपी भी पढ़ना पड़ेगा। और इन सब के अलावा ये तो हो गया सम, अब जो सीरीज है सम स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, सम स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग कुछ अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये काफी इंटरेस्टिंग, अगर हम जी के बात करें, जी के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर क्या है, बहुत अच्छे चैप्टर है। इन सभी चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। ये होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों को क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और सम स्पेशल सीरीज। एकेडमिक लेवल पे देखा जाए स्कूल पे तो हम लोग एपी और जीपी की बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग जी के प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे, सम स्पेशल सीरीज की भी बात करेंगे। अब उसके बाद में हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। अब ये देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं या स्ट्रेट लाइन में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अब कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या, कहेंगे एक ज्योमेट्री, एक ऐसा ज्योमेट्री जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ध्यान से सुनिएगा, हम एक ज्योमेट्री जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा के हेल्प से उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, वैसे ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आसान है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस फार्मूला तो क्लास 10th में भी पढ़े थे, याद कीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना वो भी हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, वो सब इसमें आपको बहुत काम आएगा। और इसके साथ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर हम देखा जाए, ये
इसमें ग्राफ का उतना यूज तो नहीं होता, लेकिन अगर हम आप ग्राफ के लिए फ्रेंडली है तो फिर की क्वेश्चन बनाना इस में आसान हो जाएगा। अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है कोनिक सेक्शन। देखिएगा कोनिक सेक्शन, नाम से ही मालूम चल रहा है कोनिक सेक्शन। कोन का एक पार्ट, अगर हम बात करें कोनिक सेक्शन, एक सर्कुलर, एक राइट सर्कुलर कोन, उसका एक राइट सर्कुलर कोन का सेक्शन, मतलब एक राइट सर्कुलर कोन को कितने तरीके से हम कट कर सकते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन को हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। कहा जाता है कि कोनिक सेक्शन क्या है, अगर इसको हम इस तरीके से भी बात करें, डिफाइन करें कि इट इज ए कर्व, एक कर्व होता है, इट इज ए कर्व ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड ए प्लेन पेपर। अगर हम बात करें एक राइट सर्कुलर कोन और एक प्लेन पेपर होता है, उसका जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन के बाद में जो हमको कर्व मिलेगा, कर्व प्राप्त होगा उसी। अब देखिएगा ये एक राइट सर्कुलर कोन को हम कितने, एक एग्जांपल के समझा रहे हैं। ये हमारा रहा एक राइट सर्कुलर कोन, इसमें ये बेस रहा। अगर हम बेस के पैरेलल अगर हम इसको कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको जो कर्व मिलेगा वो सर्कल मिलेगा। इसलिए अब देखिए बेस के पैरेलल हम किए, अलग अलग तरीके से हम लोग कट करेंगे तो कभी हमको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, कभी हमको एलिप्स मिलेगा, कभी हमको पैराबोला मिलेगा, कभी हमको हाइपरबोला। देखिएगा बिना कोनिक सेक्शन के जाने बगैर ही हम लोग क्लास 10th या 9th में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं। सर्कल पढ़ते हैं बिना कोनिक सेक्शन के कंसेप्ट के बिना। लेकिन अगला जो है आपका, वो है आपका, अगर हम बात करें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, उसके लिए तो कोनिक सेक्शन का कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इसमें आता पैराबोला, एलिप्स और ये रहा आपका हाइपर। देखिए ध्यान देके देखिएगा, हम बोले देखिए सर्कल भी हमारा कोनिक सेक्शन में आता है। कोनिक सेक्शन, कोन का एक सेक्शन, कोन को हम कितने तरीके से कट करेंगे, हम लोग अलग अलग तरीके से कट करेंगे कि ये कभी कर्व हमको सर्कल जैसा प्राप्त होगा, कभी पैराबोला, कभी एलिप्स, कभी हाइपरबोला। ठीक है, तो इसमें मेनली हमको 4 चैप्टर, कोनिक सेक्शन में बात करें तो 4 चैप्टर आते हैं। तो इसमें सर्कल तो हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़े, ठीक है, लेकिन पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ये आपके लिए तीनों चैप्टर क्या है, एक नया चैप्टर है। इन तीनों तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम एकेडमिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे बात करते हैं तो जो हमको बुक में दिया गया वो बहुत नहीं दिया गया है, वो एक लिमिट में दिया गया, वो एक बहुत कम दिया गया है। ठीक है, एकेडमिक लेवल पे तो ये सही है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप जेईई का प्रिपरेशन करें तो इसमें थोड़ा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। जो कि अगर हम बात करें, अगर हम बुक की बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर है, लेकिन अगर हमकी बुक हम कौन सा प्रेफर करें, कौन सा बुक अच्छा होगा, तो एक तो आपको क्या है एनसीईआरटी बुक, वो तो आपको एक स्कूल लेवल पे अच्छी बुक पर, ठीक है, अच्छी बुक है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होगा आपको। साथ साथ एक रेफरेंस बुक, जो हम एकेडमिक लेवल पे बात करें, एकेडमिक लेवल पे आपको एक एनसीईआरटी होगा और एक रेफरेंस बुक में आर डी शर्मा आप कह दीजिए, आर डी शर्मा, ये दोनों बुक अच्छी है। क्योंकि अगर पहले तो बेस आपको मजबूत करना, तो बेस के लिए तो ये एनसीईआरटी और आर डी शर्मा ये दोनों बेहतर है। उसके अलावा जी के लिए तो हम लोग का एक तो क्लास नोट्स, ये काम आएगा आपको बहुत, और जो असाइनमेंट, हम लोग जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो असाइनमेंट में डिफरेंट अलग अलग लेवल का क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर जेईई का क्वेश्चन होगा, तो वो अगर आप उसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका जेईई का प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये आपको जो रेफरेंस बुक बोले हम, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, और साथ साथ जो आपका जो असाइनमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अलावा जो कोनिक सेक्शन के बाद हम लोग बातें करेंगे। देखिए अब हम लोग कोनिक सेक्शन के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सोचते देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कहता कि अगर हम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट के अलावा एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐड कर दें,
कहने का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ है ही, एक और हाइट या डेप्थ को हमने ऐड कर दे तो जो हमारा जो ज्योमेट्री बनता है उसको हम कहते हैं एक तो 3 डायमेंशन बन गया। देखिए हम क्या कहें, लेंथ और ब्रेथ के अलावा अगर हम एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग उसमें ऐड कर दे तो क्या बन गया, हमारा 3D बन गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। अब देखिए 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं, लेकिन अब इसमें यहाँ पे क्या आता है ना, यहाँ पे कि जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, यहाँ जैसे सुनिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट आता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते थे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड। कोऑर्डिनेट का मतलब ये था ना कि एक कार्टेशियन प्लेन को हम लोग 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे अब कह रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्टेंट आ जाएगा। इट मींस एक स्पेस को 8 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो ऑक्टेंट आ जाएगा। तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट जहाँ पे ऑक्टेंट यूज करेंगे। और इतना ही नहीं, अब वहां पे किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें x, y में बताते थे, और यहाँ पे अब क्या बताएंगे, x, y की जगह पे क्या आ जाएगा, x, y, z आ जाएगा। 3D, ये 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये हमारा क्या, अगर कहा जाए कि ये हमारा कैलकुलस का शुरुआत है, ये हमारा क्या है, कैलकुलस की शुरुआत लिमिट एंड डेरिवेटिव से ही होती है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेस है, ये कैलकुलस का बेस है। और अगर हम कहें कि क्लास 12 में 44 नंबर का कैलकुलस पूछा जाता है तो गलत नहीं होगा, कहेंगे कि इसके लिए हमको इस बेस को मजबूत करना होगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव को अच्छे से पढ़ना होगा। और लिमिट एंड डेरिवेटिव अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो कुछ जो हम लोग पढ़े थे फंक्शन, जहां पे हमने क्या निकाले थे, डोमेन एंड रेंज, उससे और लीनियर इनइक्वालिटी, अगर वो दोनों चैप्टर जिसका मजबूत होगा ना तो वो उसको लिमिट एंड डेरिवेटिव अच्छा रहेगा, लगेगा कि समझ में आ रहा है। तो उसके लिए अगर ये चाहते हैं कि ये एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, ये इसमें आप शुरू में तो नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे ये लगेगा कि ये जहां पे हम सीखे थे डोमेन एंड रेंज निकालना एंड लीनियर इनइक्वालिटी, तो फिर हम ये दोनों चैप्टर का कंसेप्ट जो इसमें आपका हेल्प करेगा लिमिट एंड डेरिवेटिव में। और इस चैप्टर को हम इसलिए भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि ये कैलकुलस का शुरुआत है, कैलकुलस का बेस यहीं से है इसलिए। और उसके बाद में एक चैप्टर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। इसके बाद में एक आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर देखा जाए बहुत एकेडमी लेवल पे बात करते हैं हम लोग शुरू में, तो मैक्सिमम स्कूल में उस चैप्टर को हटा भी दिया जाता है, नहीं सिलेबस में मेंशन नहीं किया जाता है। वो मैथमेटिकल रीजनिंग एक आपका लॉजिकल चैप्टर है, इतना कह सकते हैं कि लॉजिकल चैप्टर है। बहुत स्कूल में उसको ऐड भी क्योंकि वो सिलेबस इतना लेंदी हो जाता है कि बच्चे पे ज़्यादा जोर ना पड़े, इसलिए कभी कभी स्कूल में उस चैप्टर को हटा भी दिया जाता है सिलेबस से। अब हम बढ़ते हैं आगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th में जो पढ़े हैं वो तो मीन मीडियन मोड निकालना, वो चलिए वो हेल्प करेगा। अगर हम देखें स्कूल लेवल की बात करते हैं, स्कूल में नंबर लाने के लिए ये सबसे आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें नंबर, स्टैटिस्टिक्स में नंबर आएगा, क्योंकि जो भी है वो कैलकुलेशन है। अगर आपका कैलकुलेशन सही रहा तो फिर तो तब तो ये सही है आपका। अब प्रोबेबिलिटी थोड़ा ये थोड़ा मजेदार है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या सही होना चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये भी लॉजिकल है, अगर आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी आपका सही हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सही होना चाहिए, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सही होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी भी आपका बेहतर हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी देखिए, और वैसे तो ठीक है हम तो सारे चैप्टर के बारे में बता दिए, लेकिन अगर आपको मैथ में होता ना कि एक मास्टर बनना है, कि हमको मैथ में क्लास 11 का मैथ हमको अच्छा हो, तो जितने भी ये 15 चैप्टर थे वो सारे चैप्टर आपको अच्छा होना जरूरी है। कोई ये नहीं कि हम किसी अलजेब्रा पे ज़्यादा कमांड कर लिए हो गया, या ट्रिगो पे कर लिया, या कोई सेक्शन में अच्छा हो गया। आपको तीनों वो सारे जितने भी हम 15 चैप्टर की बात किए यहाँ पे, वो सारे चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे, देखिएगा कि कुछ फार्मूला तो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे, अब उसका यूज करके कैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे, देखिएगा। अब देखिएगा
जितने भी फॉर्मूला हम क्लास 10 तक पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसी तरह जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन बना है। लेकिन अब हम इसको इसी का एक सबसे आसान एग्जांपल जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं, कैसे इसका इसी फॉर्मूला का यूज करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम कह रहा है वैल्यू ऑफ रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन का कह रहा है वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या निकालना है? अंडर रूट 8 प्लस, देखिएगा वैल्यू निकालना हमको अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। ए दिया हुआ आपका रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, बी दिया हुआ रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 5, सी दिया हुआ रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5, डी दिया हुआ रूट अंडर 7 प्लस, चलिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 में से कोई एक सही होगा। हमको वैल्यू फाइंड करना, देखिएगा अब कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा जो रूट 15 है, रूट 15 को हम लिख सकते हैं, ये रहा हमारा 8 प्लस 2, कहेंगे रूट अंडर 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, रूट 5 इंटू रूट 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कहेंगे कि हम रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 5 अलग करके हम लोग लिख देते हैं रूट 3, ये भी हमको। फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारा 8 है, इस 8 को हम लिखेंगे 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 3। अब ध्यान से अगर देखते जाइएगा तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग बात करें कि इस 5 को लिख सकते हैं रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 3। तो ये हमारा देखिएगा, अब ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी, देखिए इसी को हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये क्या बन गया, इसके बदले हम लिखेंगे, कहेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिएगा स्क्वायर रूट भी और ये स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3। इसका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 5, इसी को बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं, इस पे क्लास 10th में भी ढेर सारा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंट करके हम लोग किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताया है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम कैसे, यहाँ से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे ये जो हम यहाँ किए क्या किए, ये थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं। ये था हमारा कि हम लिखे थे रूट अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, हम लोग कहे ये रहा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बदले हम लोग क्या लिखे अपॉन 1/2। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया हमारा रूट 5 प्लस रूट 3। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा रूट 5 प्लस रूट 3 आ रहा है। तो ये आपका ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन, ये जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स में आपका ढेर सारा इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हम लोग जो अब
आज जो भी 15 चैप्टर के देखे उसमें से अगर कल से सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि जिसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़े हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, हम लोग कल उसकी शुरुआत करेंगे। जो अगला जो भी क्लास होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज से शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि वो एक अच्छा चैप्टर है। वो आपका एक स्कूल लेवल के लिए भी और साथ साथ आपका IIT JEE के लिए भी वो एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है। उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। उसमें ढेर सारे, उसमें आपका शुरू में तो आपका AP पढ़ेंगे, फिर AP GP, फिर SP भी पढ़ेंगे और सम स्पेशल सीरीज भी पढ़ेंगे। AP तो आपको लगेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप जो क्लास 10th में पढ़े हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको उसमें ढेर सारे मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए